हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। ये वही स्पेशल सेशन है जो एरर स्पॉटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। यह श्रृंखला अपने अंतिम पड़ाव की तरफ धीरे धीरे पहुंच ही चुका है, क्योंकि आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे सेट 42 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर को। देखेंगे कि उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। बहरहाल उम्मीद करता हूं कि पिछले दिन जो 41वें एपिसोड को मैंने बताया, जिसमें हर एक सवाल को उसमें दिए गए शब्दों को बड़ी बारीकी से मैंने आपके सामने रखा, ये सेशन आपके लिए काफी मजेदार रहा होगा और बहुत कुछ आपको इससे सीखने के लिए मिला होगा। वैसे बच्चे जो इन सेशंस को नहीं देखते हैं, उनके लिए बस एक सीनियर होने के नाते, एक टॉर्च बियरर होने के नाते मेरी तरफ से एक चेतावनी है कि आप आज करो कल करो, आपको करना पड़ेगा ही। एग्जामिनेशन, प्रतियोगिता और आपकी सफलता, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप अगर ये उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि किसी दिन मेरा भी ऐसे ही रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और तभी आपका रिजल्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि आपने सेट 42 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया होगा। वैसे बच्चे जिन्होंने इस सेट को सॉल्व नहीं किया है, वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे डाउनलोड करिए, बनाइए, फिर मेरे साथ आइए, देखिए कि सेट 42 में मौजूद 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, उसके पीछे कौन सी वजह है और आपका किस वजह से वो गलत हो गया। जो भी क्वेश्चन आपका गलत होता है, क्योंकि ये वजह आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको अपने आप में ये एहसास होना बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से आप एरर स्पॉटिंग में अभी भी अच्छा अंक नहीं ला पा रहे हैं। खैर, बिना देरी किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि सेट 42 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। नोटबुक, आंसर शीट और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सेट 42 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। सेट में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, इसको भगा भगा कर नहीं देखिएगा। ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और विशेष करके वैसे बच्चे जिन्होंने बीच में छोड़ छोड़ करके सेट बनाया है, जिनके पास सारे ग्रामेटिकल नॉर्म्स नहीं है या आप रिवीजन करना चाहते हैं। क्योंकि मैं पिछले दिन जो मैंने कहा कि नए फॉर्मेट पर मैं वीडियो शूट करूं, तो इसमें सवाल में जो कोई भी नॉर्म्स आता है, अगर मैंने उसकी चर्चा पीछे की भी है तो उसे मैं यहां पर दोहरा दे रहा हूं। कोई शब्द आ रहा है, उसकी मीनिंग अगर ऐसी है, कठिन है, नहीं आप समझ पा रहे हैं, या जो बहुत सारे नए बच्चे हैं जिनको लगता है कि वो मीनिंग बता देना चाहिए, तो वो भी मैं आपके सामने रख जरूर रहा हूं। शुरू से अंत तक बने रहिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले, कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं सेशन का पहला सवाल। और जैसा कि पिछले दिन हमने आखिरी सवाल किया था 618, तो आज का जो सवाल है वो है 619वां। देखा जाए क्या कह रहा है सवाल में। सवाल में है आर बिहेवियर एंड इंटरेस्ट। अब देखिए, इसको जोड़ा गया है, किसको किसको? बिहेवियर को जोड़ा गया है इंटरेस्ट से। यह बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, यह बात ध्यान रखिएगा, यह कंसेप्ट है। और ऐसा इसलिए होता है, हम उसकी वजह भी आपको बता देते हैं कि नाउन है और अगर इधर प्रोनाउन है, दैट मींस कि ये मैं कह रहा हूं कि अगर दो नाउन या प्रोनाउन किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए। क्योंकि एंड का काम प्लस जैसा है, तो प्लस जैसा है तो इसकी संख्या जो हो जाती है टोटल, वो हो जाती है प्लूरल। और यही एक वजह है कि हम इसके साथ, कहने का मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर हो गया ना, ये पूरा ये हो गया आपका प्लूरल। और इस वजह से इसके साथ जो भी वर्ब आएगा, ठीक है, वो भी क्या आएगा? प्लूरल आएगा। इसके साथ अगर हम हेल्पर यूज करते हैं, हेल्पर, वो भी प्लूरल होगा। अब देखिए हेल्पर की बात समझिए। जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम कहने का मतलब है कि वो दो हो गए। तो अब यहां पर ना हम हिम लगा सकते हैं ना हिज लगा सकते हैं। हिम की जगह लगेगा देम, क्योंकि वो दो हो गए तो दे उनके लिए यूज होगा, प्लूरल यूज होगा। और हिज की जगह लगेगा देयर। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि नाउन या प्रोनाउन दो अगर एंड से जुड़े हुए हैं तो उसके साथ हमेशा एक तो वर्ब प्लूरल होगा। अगर उसका हेल्पर, यानी कि मुझे जरूरत बस में अगर कोई प्रोनाउन यूज करना पड़ रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करना पड़ रहा है,
तो हम उसी फैमिली का, प्लूरल फैमिली का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर देखिए सवाल में क्या कर रहा है, इंटरेस्ट इन सोशलाइजिंग इज, और यहां पर ये जो है ना इज नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, चूंकि एंड से जुड़ा हुआ है, दो है, यहां पर होना चाहिए आर, और जब हम इसको आर कर देंगे तब जाकर के सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये मेंशन कहां है, ये मेंशन है सी में, और इसीलिए जो इसका आंसर हो गया वो क्या हो गया, आपका सी हो गया। ठीक है, पहले इस सेट का जो पहला सवाल है 619वां, उसका जो आंसर है सी है। इसके पीछे लगने वाला कंसेप्ट कौन सा है, तो कंसेप्ट ये है कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है तो हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, हेल्पर भी प्लूरल लेता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेशन का अगला सवाल है 620वां। देखिए क्या कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा है कि व्हाइल द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज, और सबसे पहले यहां पर देखिए ये क्या है, प्रेपोजिशन, उसके बाद क्या है, नाउन, ठीक है, फिर क्या है, उसके पहले जो प्रॉब्लम है ये भी आपका क्या है, नाउन है, उसके बाद फिर क्या लगा हुआ है, प्रेपोजिशन लगा हुआ है, फिर क्या लगा हुआ है, फिर लगा हुआ है नाउन। तो इस तरह में जो नाउन प्रपोजिशन नाउन का होता है, जिसको मैंने NPN फॉर्मूला कह के आपको बताया था, जी हाँ NPN फॉर्मूला, ये जो मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने क्या बताया था, इसके साथ वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होगा, मतलब है कि इसका वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होगा, वो किसके हिसाब से होगा, पहले वाले नाउन के हिसाब से। अगर ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, वो प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि while the problem of shortage of doctors plagues, देखिए प्लेग का मतलब यहां जो है, इसका मतलब महामारी से होता है, त्रस्त करने से होता है, परेशान करने से होता है। तो यहां क्या लगा हुआ है, ये वर्ब है, इसमें एस लगा हुआ है, दैट मींस कि ये V5 है, और मेरा जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से है कि while the problem plagues the entire state, है ना, मतलब क्या है कि पूरे स्टेट को परेशान करती है ना, हाँ while, जब उस समय का दौरान, उस दौरान की बात की जा रही है, while the problem of shortage of doctors plagues the entire state। अब यहां देखिए रूरल एरियाज, ठीक है, ये आपका प्लूरल हो गया, तो उसके हिसाब से आर लगा हुआ है, और ये जो द है इसके बाद लगा हुआ है वर्स, और आपको पता होना चाहिए कि द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री क्या यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हम यूज करते थे, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो लिखना है वो गलत है, इसकी जगह पर हम लिखेंगे वर्स्ट, और जब हम वहां पर वर्स्ट लिखेंगे तब जाकर के सेंटेंस सही हो जाएगा कि while the problem of shortage of doctors plagues the entire state, rural areas are the worst hit। worst नहीं, worst जो है, ये देखिए ये बैड का है, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसका जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो होता है वर्स, और इसका जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो होता है वर्स्ट, और आपको पता है कि सुपरलेटिव के साथ द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर चूंकि ये किया हुआ है, और यहां मुझे सेंटेंस को देख करके ये भी एहसास हो रहा है कि जब पूरी समस्या वहां पर हो रही थी उसी दौरान गांव का जो रूरल एरियाज था वो सबसे ज्यादा प्रभावित था, तो सुपरलेटिव एक्सटेंट लगा रहे, सबसे ज्यादा प्रभावी दिखाना चाह रहे, इसलिए यहां पर वर्स्ट होना सही है, और जो मेंशन है वो डी में है, और इसीलिए जो इसका आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। क्या बात आई इसमें समझ में, सबसे पहले तो आई NPN, जो नए बच्चे हैं जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी, कि अगर बहुत सारे नाउन प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ जब हम वर्ब यूज करते हैं, तो देखिए यहां पर हमने क्या किया है, पहले वाले नाउन को कंसिडर किया है, ये सिंगुलर है इसलिए यहां पर प्लेग्स लगा हुआ है, तो वो वर्ब पहले वाले नाउन के हिसाब से ही डिसाइड होगा। दूसरी बात क्या आई कि भाई यहां पर जो है द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इस सवाल का जो आंसर हो गया वो हो गया आपका डी। और देखिए प्लेग, प्लेग का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग मैंने बताया, परेशान करना, त्रस्त करना, ठीक है, ऐसे प्लेग महामारी को भी कहते हैं, उसके सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 621 क्या कह रहा है, देखिए 621 में कह रहा है कि while the government continues, अब देखिए इसको सिंगुलर लिया इसलिए यहां लगाया V5, ठीक है, continues to promise better health care facilities
फॉर ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट रूरल एरियाज रिमेन अ मेजर कॉज, और ये ऑन नहीं होना चाहिए, ये प्रपोजिशन गलत है, कॉज ऑफ कंसर्न, और कंसर्न का मतलब होता है सरोकार से या कंसिडर करने के सेंस में। जी हाँ, सरोकार करना, चिंता करना, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कह रहा है कि अब एक बार फिर से इसको देखेंगे शुरू से, क्या कह रहा है कि while the government, इसको सिंगुलर लिया इसलिए यहां पर लगाया कंटिन्यूज, V5 लगाया, वर्ब मेरा सिंगुलर है। तो ए वाला जो पहला हिस्सा है जो कि ए में मेंशन किया हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट कंटिन्यूज लगा हुआ है, यहां तक ठीक है। कह रहा है 2 के बाद फिर देखिए V1 लगा हुआ है, 2 प्लस V1 लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। आपके मन में होगा सर गुड क्यों नहीं है यहां पर, बेटर क्यों है? तो मैंने आपको पिछले दिन भी समझाया था कि अंडरस्टूड अगर जो बात है कि हम पहले से बेहतर करना चाहते हैं तो उस सेंस में हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम किसी दुकानदार के पास जाएं और कहें कि प्लीज गिव मी अ बेटर पेन, तो इसका मतलब है कि हम उस दुकानदार से पहले खरीद चुके हैं और हम पिछले वाले से बेहतर चाहते हैं। तो यहां पर बिल्कुल ये लिखा जा सकता है, ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है यहां पर, ठीक है। और अब देखिए क्या कह रहा है कि बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अब एक ही सुविधा नहीं, उसमें कई सारी सुविधाएं हैं। फॉर ऑल रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट रूरल एरियाज रिमेन, और फिर से यहां देखिए प्लूरल है, तो क्या कह रहा है, रिमेन, ये भी प्लूरल है, अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। और वैसे भी बोलचाल में यूज करते हैं ना कॉज ऑफ कंसर्न, है ना, चिंता का कारण, है ना, कॉज ऑफ कंसर्न क्या होता है, चिंता का कारण। ये याद रखिएगा, आप इसे बोलचाल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि दिस इज नॉट माय कॉज ऑफ कंसर्न, है ना, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चिंता का कारण। ऐसे कंसर्न का मतलब होता है चिंता से, सरोकार से। तो इस आधार पर जो मेरा आंसर है वो डी में मेंशन है, और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसका हो जाएगा डी, क्योंकि गलत प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है, कॉज ऑन कंसर्न नहीं, कॉज ऑफ कंसर्न। और यहां पर कहीं भी और कुछ भी ऐसा नहीं है। रेसिडेंट्स का मतलब निवासी होता है, रूरल का मतलब ग्रामीण होता है, ठीक है, रिमेन का मतलब बचा हुआ होना होता है, कंटिन्यू का मतलब लगातार होता है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 22वां क्या कह रहा है, देखिए सवाल में बहुत ही आसान सवाल आता है, और पिछले दिनों से मैं जैसा आपके सामने रख रहा हूं सवाल को, एक एक बात जो है वो रख करके, तो देखिए ह्यूमन टेम्परामेंटल। अब ये टेम्परामेंटल है ना, इसको कह सकते हैं खास स्वभाव से, ठीक है। अब हम जो है खास स्वभाव संबंधित या खास स्वभाव से संबंधित, इसको तुनक मिजाज भी कह सकते हैं, ठीक है, तुनक मिजाजी भी कह सकते हैं। उसके आधार पर टेम्परामेंट का मतलब व्यवहार से, आचार आचरण से है। कहता है फैक्टर्स, तो टेम्परामेंटल फैक्टर्स है ना, कि मनुष्य के स्वभाव से जो जुड़े हुए फैक्टर्स हैं, which motivate people to form का या 2 प्लस V1 है, देखिए 2 प्लस V1 है, to form relationships and maintain them, ठीक है। देखिए फैक्टर्स है ना, motivate people to form relationships and maintain them are prove to have a genetic base। अब देखिए ये जो आर प्रूव है ये गलत नहीं है। अगर देखिए यहां पर क्या है कि अगर हमने आर लिखा है तो इसके साथ क्या होना चाहिए, वर्ब 1 प्लस आईएनजी। अगर हम सब्जेक्ट के बेसिस पर लिखें तो ये टेंस के एक्टिव वाले सेंटेंस होंगे, है ना। और वॉइस में अगर हम लिखते हैं तो आर के साथ क्या लिखना पड़ेगा मुझे, पास्ट पार्टिसिपल लिखना पड़ेगा, है ना। क्या लिखना पड़ेगा, पास्ट पार्टिसिपल, और ये क्या हो जाएगा, पैसिव के सेंटेंस होंगे। इसमें ऑब्जेक्ट पहले मेंशन होगा और इस प्रकार में सब्जेक्ट पहले मेंशन होगा। ये मैंने वॉइस के सेशन में आपको बताया है। तो क्या कह रहा है कि मेंटेन देम, और ये बात क्या है कि टू हैव अ जेनेटिक बेस, मतलब इस बात को जो है ये जेनेटिक बेस पर आधारित है वो चीज, कि रिलेशनशिप को वो क्रिएट करे, उसको मेंटेन करे। तो ये जो है प्रूव हो चुका है कि टू हैव अ जेनेटिक बेस। तो ये जो प्रूव हो चुका है तो इसकी जगह पर जो है हमें लिखना पड़ेगा have been proved, है ना। क्या लिखना पड़ेगा, have been proved to have a genetic base। यहां पर जो है ये बात अगर हम जोड़ देंगे, अब देखिए कि have been क्यों लिखा, तो फिर से वही है, हमको पैसिव वाले फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये किया गया है साबित
किसी के द्वारा, ये खुद साबित नहीं हुआ है, किसी के द्वारा आंख करे जुटाकर रिसर्च के आधार पर कि ह्यूमन टेम्परामेंटल फैक्टर्स which motivate people to form relationship and maintain them have been proved to have a genetic base। और तब जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और वैसे भी आपको ये पहले नजर में दिखना चाहिए कि this kind of combination is not perfect, not correct। तो इसीलिए जो इसका भी आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इस सवाल का, ये भी हो जाएगा आपका डी। अब यहां पर टेम्परामेंटल का मतलब समझ में आया, फैक्टर्स मतलब कारक होता है, मोटिवेट का मतलब प्रेरित करना होता है, ठीक है, मेंटेन का मतलब होता है निर्वहन करना, चलाना, और जेनेटिक मतलब वो जीन से रिलेटेड, डीएनए से रिलेटेड होता है। तो यहां पर आर के साथ प्रूव लिखना ऐसे तो बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए जो इसमें हम सुधार करेंगे वो डी वाले हिस्से में क्या हो जाएगा, हैव बीन प्रूव्ड। और चूंकि यहां पर फैक्टर्स है, ठीक है, which motivate people to form relationships and maintain them have been proved to have a genetic base, तब जाकर के सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 23वां क्या कह रहा है देखिए। 23वें सवाल में कह रहा है द मैन, और आपको पता है ये क्या है भाई, सिंगुलर है। अब इससे बेसिक पर अगर आपको ये नहीं पता है तो गड़बड़ है। मैं ये क्यों बताया देखिए, क्योंकि ये हु जो है, ये हु का प्रयोग होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन अभी जो यूज हुआ है यहां पर रिलेशन बताने के लिए, क्या है ये, रिलेटिव प्रोनाउन है ना। ये किसके लिए यूज होता है, तो पर्सन के लिए यूज होता है। देखिए यहां पर मैन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अब ये जो हु है ना, ये वैसा ही होता है जैसा इसके पहले आने वाला। मतलब ये है कि अगर हु के पहले प्लूरल आया है तो हु के बाद जो वर्ब यूज करेंगे वो हम प्लूरल यूज करेंगे। तो चूंकि यहां इसके बाद देखिए सिंगुलर है, क्यों लगाया भाई, क्योंकि मैन जो है वो सिंगुलर है। द मैन हु वाज एलिजेडली स्टोलन। अब देखिए मैन और स्टोलन, तो मनुष्य से नहीं चुराया गया है, मनुष्य ने चुराया है ना। तो यहां पर ये लिखना गलत है। ये मैन जो है सब्जेक्ट है, और चूंकि हमने उसे सब्जेक्ट के फॉर्मेट में लिखा है तो हम ये कहना चाहते हैं। और एलिजेडली का मतलब देखिए क्या होता है कि इस पर आरोप लगा गया है, इसको कथित रूप से कहते हैं, ठीक है, कथित रूप से कह सकते हैं, ठीक है। एलेज एक वर्ब है, देखिए ALLEGE, एलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। तो एलिजेडली कहने का मतलब है कि कथित रूप से ऐसा कहा जा रहा है कि द मैन हु वाज एलिजेडली स्टोलन अ सम ऑफ 6 लाख रुपीज। अब यहां पर देखिए कि यहां ये वॉज लिखना, वो आदमी को नहीं चुराया गया, आदमी चुराया है 6 लाख रुपया, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो है वॉज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, परफेक्ट का कुछ भी होगा, क्योंकि उसने चुराई है, क्योंकि यहां V3 लगा हुआ है, स्टोलन है ना। तो पास्ट पार्टिसिपल मान सकते थे जब ये लिखा हुआ होता कि सम ऑफ 6 लाख रुपीज ऐसे करके, तब हम उसको पैसिव में लिख सकते थे। बट जो चोरी किया है उसकी चर्चा पहले की गई है यहां पर, तो इस सवाल में यहां परफेक्ट वाला कुछ सीन होना चाहिए। अब कह रहा है कि वॉज फाइनली अरेस्टेड। तो ये वॉज और अरेस्टेड, ये जो होता है V2 को जब आप पैसिव में चेंज करते हैं तो किस में चेंज होता है, याद होना चाहिए आपको कि वॉज वर और प्लस पास्ट पार्टिसिपल में चेंज होता है ना, पास्ट पार्टिसिपल में चेंज होता है। तो अब देखिए इसका कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है, पास्ट सिंपल का ये पैसिव है ना, पास्ट सिंपल का पैसिव है। और टाइम वाला जो था, टेंस का जो सीक्वेंस जो मैंने बताया था, जहां पर कि टेंस के सीक्वेंस में कि कोई घटना हुई और उससे पहले जो जाते हैं तो वो किस आधार पर जाते हैं। तो अगर घटना जो है पास्ट सिंपल के पहले की है तो यहां पर क्या होना चाहिए, गलत है, कलर चेंज कर दे रहा हूं मैं यहां पर, देखिए यहां दिखाई देगा, यहां होना चाहिए हैड, क्योंकि इसका V3 है, हम हैव नहीं लगा सकते क्योंकि ये पास्ट सिंपल से पहले की घटना है, पहले चोरी हुई बाद में अरेस्ट हुआ। क्या हो जाएगा, द मैन हु वाज एलिजेडली, यहां वाज नहीं, हु हैड एलिजेडली स्टोलन अ सम ऑफ 6 लाख रुपीज वाज फाइनली अरेस्टेड बाय द पुलिस। और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो किसमें है भाई, ए में है ना। यहां पर ये जो वाज है इसको हम क्या करेंगे, हैड में चेंज कर देंगे, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। और एलेज मतलब होता है कथित रूप से, एलेज वर्ब है, इसका मतलब होता है आरोप लगाना। चलिए अगला सवाल देखा जाए।
24वां क्या कह रहा है देखिए। सवाल बहुत आसान आसान रहता है। अब देखिए, कहता है द टोबैको, ठीक, यहां जो लेस्ट है ना, इसका मतलब होता है लेस, LACE, इसका मतलब होता है मिलाना, ठीक है, ठीक। अब यहां पर इसका मतलब क्या है कि द टोबैको लेस्ड टूथपेस्ट, मतलब है कि टोबैको मिला हुआ टूथपेस्ट। पॉपुलर इन रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट इज कंसिडर्ड टू बिन, आपको पता है ना, ये देखिए यहां पर आपको दिख जाना चाहिए क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर इज 2 + V1, और ये जो बिन है वो V3 है। किसका भाई, तो बी का, है ना, बी का। बी का पहला फॉर्म क्या होता है, बी रखते हैं। दूसरा फॉर्म क्या होता है, वॉज रखते हैं। तीसरा फॉर्म क्या है, बिन है। चौथा फॉर्म क्या है, तो बीइंग है ना। और पांचवा फॉर्म क्या है, तो इज है। ग्रामेरियन ने अपनी सुविधा अनुसार आर और एम का प्रयोग भी प्रेजेंट के लिए किया है, एम फॉर आई एंड आर फॉर प्लूरल, और यहां पर जो है अलग से वॉज का प्रयोग किया है। तो अब आपको यह पता है कि 2 + V1 ही लिखा जा सकता है, कभी भी हम 2 + V3 नहीं लिख सकते। ये जो बिन यहां लिखा गया है ना, ये गलत है। क्या होगा, ये बिन की जगह पर क्या प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे, और तब जाकर के ये सही हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जो इसमें लगा हुआ है वो है 2 + V1 का। और मैंने आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मेट, जो बच्चे नहीं जानते हैं उसको देख लीजिए कि बी का पहला फॉर्म क्या होता है, दूसरा फॉर्म क्या होता है, तीसरा क्या होता है, चौथा क्या होता है, और पांचवा क्या होता है। इस आधार पर आप डिसाइड कर लो। चलो, तो यहां पर जो इसका आंसर हो जाएगा किसमें है, इज कंसिडर्ड टू बिन, यहां है ना, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। इस सवाल का जो आंसर है वो है सी। क्या करेंगे, बिन को हम चेंज कर देंगे बी में, और तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 26वां सवाल देखा जाए, नहीं 25वां ना, हाँ जी 25वां सवाल क्या कह रहा है देखिए। 25वें सवाल में कह रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट चाइल्डहुड कैंसर्स कैन बी प्रिवेंटेड टू अ ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। तो देखिए, एक्सटेंट मतलब होता है हद, दायरा, है ना। इस आधार पर कहते हैं सीमा, परिपेक्ष, इस आधार में कहते हैं, सीमा भी कह सकते हैं, लिमिट जिसको कहते हैं, है ना। अब यहां पर देखिए, इफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज फॉलोड बाय समवन, बाय पीपल, बाय चिल्ड्रन, तो यहां सिंपल सी बात है कि ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन सही है। एक बार फिर से इसको देखते हैं क्या कह रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, 2 + V1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दैट चाइल्डहुड कैंसर्स कैन बी प्रिवेंटेड। देखिए क्या है, मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, बिल्कुल लिखा जाता है। प्रिवेंटेड किसी के द्वारा किया जा सकता है, चाइल्डहुड कैंसर की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लिखा है तो ऑब्वियसली पैसिव में लिख सकते हैं। अब यहां पर ये देखिए, टू अ ग्रेटेस्ट, और ग्रेट क्या है, तो देखिए ग्रेट का जो पॉजिटिव है वो ग्रेट है, कंपैरेटिव है ग्रेटर है, और सुपरलेटिव है वो है ग्रेटेस्ट। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और ये पॉजिटिव डिग्री है, ये आपको पता है। अब यहां कह रहा है अ लगा हुआ है, आपको पता है कि यहां पर अ नहीं होना चाहिए, ठीक है, और अ के बाद सुपरलेटिव डिग्री नहीं होना चाहिए। आपके मन में सवाल आएगा कि सर हम उसको द कर देते हैं, क्या दिक्कत है, टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, तो ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा मतलब बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा ना, फिर हम वो बात तो कह नहीं रहे। क्या कह रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट चाइल्डहुड कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड, और प्रिवेंट का मतलब होता है रोकथाम करना, हाँ जी, रोकना, है ना, प्रतिकार करना, इसका मतलब होता है रोकथाम करना। प्रिवेंट का सेंस जो है प्रतिकार करना, मतलब है कि उसको रोका जा सकता है काफी हद तक, तो अ ग्रेट एक्सटेंट होगा यहां पर, ठीक है। ग्रेटेस्ट लिखना नहीं, गलत है यहां पर, ये जो ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है इसका सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं होगा, हम इसका ग्रेट एक्सटेंट यूज करेंगे, तब ये सही होगा। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमने वहां द क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो सेंटेंस का मेरा भाव बन रहा है उस सेंस के आधार पर यह लग रहा है कि काफी हद तक, तो ग्रेट एक्सटेंट कहते हैं। और इस शब्द को अब सोचिए, एक नया चीज आपको यहां पर मिला ना कि ग्रेट एक्सटेंट का मतलब है काफी हद तक,
है ना, इसको आप यूज कर सकते हैं। ग्रेट एक्सटेंट, काफी हद तक सुधारा जा सकता है, इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ग्रेटेस्ट नहीं हुआ, ग्रेट हुआ। और एक रीजन और कि यहां पर द जो है वो क्यों नहीं हुआ, रहने देते हम, जब हम जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है तो ये हटा के द कर देंगे, नहीं, आपको ये भी तो देखना है सेंस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल का जो आंसर हो गया मेंशन किस में है, देखिए यहां पर सी में, इसीलिए इस सवाल का जो आंसर हो गया सी। क्या किया मैंने, यहां पर बात यह सही थी कि हम ए को हटा के द लगा सकते थे, बट हमने सेंटेंस के भाव को देखा और जो सेंटेंस में कहना चाह रहा है वहां सेंस आ रहा है काफी हद तक, ग्रेट एक्सटेंट। चलिए 26वां सवाल देखा जाए, है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। देखिए कह रहा है अ वाटरमेलन इज, ठीक है, ये तो इसके हिसाब से लगाया, ठीक है। अब कह रहा है वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फ्रूट्स, और मैंने क्या कहा था कि जब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं सिलेक्शन के लिए तो इधर जो आता है नाउन या प्रोनाउन वो क्या आता है, प्लूरल आता है, अगर इसका प्रयोग हम सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वन ऑफ लगा हुआ ना, तो इसमें से ले रहा है हेल्दीएस्ट फ्रूट्स, यहां सही है, टू ईट, 2 + B1 इफ यू आर प्लानिंग टू गो ऑन अ डाइट। अब देखिए कह रहा है कि वाटरमेलन जो है हेल्दीएस्ट फ्रूट्स में से एक है खाने के लिए, अगर आप प्लान कर रहे हैं डाइट पे जाने का, मतलब डाइट करने का, है ना। तो यहां पर देखिए 2 + B1 यहां पर भी है, ऑन अ डाइट ये भी ठीक है। इस पूरे सेंटेंस में गड़बड़ क्या है, अब अ वाटरमेलन नहीं, इस पूरे प्रजाति की बात कही जा रही है ना, ए अ लगा करके यहां पर इसको हम ये नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से यहां आर्टिकल का प्रयोग करना बिल्कुल सेंस को बिगाड़ देता है। अ वाटरमेलन नहीं, वाटरमेलन इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फ्रूट्स टू ईट इफ यू आर प्लानिंग टू गो ऑन डाइट। और देखिए ये सारे सवाल जो है और इसके जो जवाब है, इस तरह का जो एरर पूछा जाता है, अब इसमें कौन सा बताऊं कि आर्टिकल ऐसे यूज नहीं होता है, ये अव्यवहारिकता है, मैं इस तरीके से आपको नहीं बता सकता। इसको समझने के लिए बस एक ही बात आपको समझना पड़ेगा कि भाई न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत जरूरी है, उसके लिखने का तरीका, उसका जो वहां लिखा जाता है। मैं एक दिन न्यूज़पेपर पर भी जो है सेशन लेकर के आऊंगा, उसके बाद फिर मैं द हिंदू के एडिटोरियल को कोशिश कर रहा हूं कि मैं कंटिन्यू कर पाऊं। तो यहां पर जो है ये आप समझिए कि आप एक अच्छे अगर रीडर है, एफिशिएंट रीडर है, न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो एक समय आएगा जब आप उसको समझने भी लगेंगे। ये धीरे धीरे डेवलप होता है, भाषा है, उसके साथ लगे रहना पड़ता है। अगर आपको इसमें कोई शॉर्टकट चाहिए तो बंधु शॉर्टकट होगा, लेकिन पहले अनुभव जमा करनी होगी। तो यहां पर जो ये यूज है ना, ये गलत है और इसीलिए ये मेंशन है ए में, इसलिए इसका जो आंसर है वो है ए। और इसमें जो बात आई वो क्या आई कि ऑफ के बाद, ऑफ का प्रयोग और सिलेक्शन के लिए हुआ है, उसके बाद नाउन प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो हम वो प्लूरल यूज करते हैं। चलिए अगला सवाल देखा जाए, है ना, 27वां क्या कह रहा है देखिए। तो सवाल में कह रहा है पेशेंट्स कैन नाउ स्केड्यूल्ड। अब देखिए यहां पर तो सबसे पहले है मॉडल वर्ब, है ना, और मॉडल वर्ब के साथ पता है आपको ओरिजिनल फॉर्म यूज होता है। बहुत ही आसान सा ये सवाल है कि इसके साथ हम जब भी यूज करते हैं ओरिजिनल फॉर्म यूज करते हैं। और यहां देखिए क्या लगा हुआ है, V1 + ED, जो कि गलत है, ये प्रयोग गलत है। अब हम इसको तो देख लिए, अब इसके मीनिंग को भी देख लेते हैं कि क्या ये मीनिंग ठीक है। तो कह रहा है पेशेंट्स कैन नाउ, अगर हम इसको ED को यहां से हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, स्केड्यूल, है ना, स्केड्यूल अपॉइंटमेंट्स। तो क्या होता है, निर्धारित कर सकते हैं, बना सकते हैं, ले सकते हैं अपॉइंटमेंट्स while at home, जब वो घर पर हो वहां से भी, and get confirmation for the same via email, मतलब उस अपॉइंटमेंट के लिए जो कंफर्मेशन है वो उनको ईमेल से मिल सकता है। तो पेशेंट खुद कर रहे हैं, सब्जेक्ट को पहले लिखा हुआ है, तो कैन बी स्केड्यूल लिखने का नहीं है। अपॉइंटमेंट्स अगर पहले लिखा हुआ होता तो हम कहते हैं अपॉइंटमेंट्स कैन बी स्केड्यूल while at home by पेशेंट लिख सकते हैं while at home and get confirmation for the same via email। लेकिन जब यहां पर देखिए
इसको सब्जेक्ट को शुरू में लिखा है भैया, इसी को अपॉइंटमेंट्स लेना है, तो हम क्या करेंगे मॉडल के साथ V1। ये ध्यान रखिएगा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब प्लस ओरिजिनल फॉर्म, हमेशा से ओरिजिनल फॉर्म। इसके जितने भी हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। कैन है, कुड है, विल है, वुड है, सेल है, शुड है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, मे है, माइट है, मस्ट है और टू है। तो ये सारे हैं, इसके साथ हम जब भी यूज करते हैं ओरिजिनल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा, देखिए पहले में मेंशन है, ए वाले में मेंशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जो वहां पर पास्ट पार्टिसिपल या कह सकते हैं आप तीसरा फॉर्म दिया गया है उसको हम V1 में चेंज कर देंगे। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 28वां। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए 28वां सवाल। सारा सवाल इस सेट का आसान है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। कह रहा है ईटिंग अ प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लीड टू चिल्ड्रन कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब होता है खाना, खत्म करना, है ना, बर्बाद करना, फ्यूअर कैलोरीज ड्यूरिंग लंच टाइम, है ना। देखिए क्या कह रहा है, ईटिंग अ प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट। अब जब ये सब्जेक्ट मेरा जो है ये पूरा का पूरा, ये पूरा यहां से आता है, ये पूरा सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, तो प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट क्या है, सब्जेक्ट मेरा क्या है, सिंगुलर है। और जब ये सिंगुलर हो गया बंधु, तो यहां पर क्या होना चाहिए, लीड्स, क्योंकि आपको पता है पिछले दिन ही सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। ये बड़ा ही आसान है, ये कंसेप्ट याद रखिए, कई जगह पर इस पर सवाल पूछे जाते हैं। और ये मेंशन किस में है, बी में, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो बी है। कंसेप्ट इसके पीछे क्या रोल प्ले कर रहा है, तो कंसेप्ट ये है कि इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर you have to use singular verb. If your subject is plural, you have to use plural verb. चलिए अगला सवाल देखा जाए, 29वां। अच्छा तो 28वां था, 29वां क्या कह रहा है देखिए। 29वें सवाल में कह रहा है सीनियर सिटीजन्स। देखिए पिछले दिनों से चर्चा होती आ रही है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, देखिए उसके साथ प्लूरल वर्ब लगा हुआ है। इन रिसेंट ईयर्स बिकम विक्टिम्स। विक्टिम्स का मतलब होता है पीड़ित, ठीक है। और देखिए इन अ नंबर ऑफ क्राइम्स, नहीं इन नहीं, ऑफ, विक्टिम ऑफ अ नंबर ऑफ क्राइम्स, है ना, के पीड़ित है। क्या कह रहा है, सीनियर सिटीजन्स हैव। और देखिए ये देखिएगा ना, इसको भुला दीजिए, अभी इसको हटा दीजिए तब पढ़िए। तो हैव के बाद क्या है, ये है V3 सर, कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्या होता है, बिकम, ये होता है V1, फिर होता है बिकेम, ये होता है V2, और फिर क्या होता है बिकम, ये होता है V3। तो कंफ्यूज नहीं होगा, हैव लगाया है उसके साथ V3 लगाया है, बीच में ये डाल के आपको कंफ्यूज कर रहा है इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है। इन दिनों, इन सालों में, इधर के सालों में सीनियर सिटीजन्स हैव बिकम विक्टिम्स ऑफ अ नंबर ऑफ क्राइम्स। उसके पीड़ित रहे हैं, उनको उसको झेलना पड़ा है। तो इसीलिए जो ये यहां पर इन प्रेपोजिशन है, ये गलत प्रयोग हुआ है, इसकी जगह पर क्या करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। मेंशन कहां है, डी में, और इसीलिए जिसका आंसर है वो है डी। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जान लेंगे, बिकम, बिकेम, बिकम, जैसे कम, केम, कम, उसी तरीके से बिकम, बिकेम, बिकम, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 30। क्या हो रहा है भाई सवाल नंबर 30 क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है द मोटरसाइकिल कंपनी इज लुकिंग टू ग्रो इट्स प्रेजेंस इन सेलेक्ट, नहीं इन सेलेक्टेड। देखिए, और ओवरसीज का मतलब होता है विदेशी, ठीक है, समुद्र पार, विदेशी, है ना, बाजार में क्या, प्रेजेंस। द मोटरसाइकिल कंपनी इज लुकिंग टू ग्रो इट्स प्रेजेंस इन सेलेक्टेड ओवरसीज मार्केट्स, है ना। इन सेलेक्ट लिखना यहां पर गलत है,
और साथ में देखिए मोटरसाइकिल कंपनी है, यहां पर इज सिंगुलर है इसलिए यहां पर इट्स प्रेजेंस लिखा है। जहां पर जो सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से हम सारा का सारा सिंगुलर ही लिखते हैं। क्या हो जाएगा? इन सेलेक्टेड ओवरसीज मार्केट्स वेयर द ब्रांड कैन बी पोजिशनड, है ना। देखिए कैन बी फिर से क्या है? मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। क्या कह रहा है? ब्रांड, है ना, द ब्रांड कैन बी पोजिशनड। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखा गया, दैट्स व्हाई ये क्या है? पैसिव का फॉर्मेट है। और आपको बहुत अच्छे से ये पता होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है इसकी जानकारी तो लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वो वॉइस का पूरा सेशन है अवेलेबल, आप वहां पर उसको पढ़ सकते हैं। कोई समस्या हो लिख करके सूचित करिए। क्या कह रहा है? इन द मिडिल वेट मोटरसाइकिल सेगमेंट। और सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, मतलब मिडिल वेट का जो मोटरसाइकिल सेगमेंट है वहां पर, ठीक। तो ओवरसीज का मतलब हो गया विदेशी और सेगमेंट का मतलब हो गया हिस्सा, भाग, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सेलेक्ट की जगह पर सेलेक्टेड हो जाएगा। और ये मेंशन कहां है? बी में मेंशन है, और इसीलिए इस सवाल का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब जगह पे भाई वर्ब भी सिंगुलर है, उसका हेल्पर भी सिंगुलर है। और ये देखिए ये सेलेक्टेड क्यों हुआ? आपको पता है ना, पास्ट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। हम इस तरीके से इसको नहीं रख सकते हैं, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल बना करके आगे ओवरसीज मार्केट्स है, मेरा काम वहां पर हो गया। तो ये बिल्कुल जो है वो फिट बैठेगा यहां पर, इन सेलेक्ट ओवरसीज मार्केट नहीं, इन सेलेक्टेड ओवरसीज मार्केट, और तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 31वां। क्या कह रहा है? देखिए बड़ा ही आसान सवाल है, कुछ ज्यादा खास इसमें है नहीं। कह रहा है ड्यूरिंग अ मीडिया इंटरेक्शन, ठीक है। इंटरेक्शन का मतलब जो होता है म्यूचुअल कह सकते हैं, रिलेशन, पारस्परिक व्यवहार, या मेल जोल के भाव में कह सकते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग अ मीडिया इंटरेक्शन व्हेन आस्क्ड अबाउट हर सन्स डाइवोर्स द एक्ट्रेस थ्रेटन। देखिए अब यहां पर क्या है? आस्क्ड, ये है V2, ये है पास्ट, और ये थ्रेटन नहीं, थ्रेटन है V1, इसमें लगेगा ED, THREATENED, थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना। एंड वॉकआउट का मतलब होता है छोड़कर चले जाना, है ना, निकल जाना, छोड़कर चले जाना। ऐसे हड़ताल के सेंस में भी इसका, हड़ताल करने के सेंस में भी इसका प्रयोग करते हैं। काफी सफिशिएंट मीनिंग रहता है कि हड़ताल करने के सेंस में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसको हटा दें, मीनिंग फिर से लिख देते हैं, रुक जाइए। इसका जो सेंस है वो होता है हड़ताल करना, है ना। इस सेंस में हम वॉकआउट का यूज करते हैं, और थ्रेटन यहां पर जो है वो गलत यूज हुआ है, क्योंकि कहानी मेरी पास्ट की है, आस्ट यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? थ्रेटन। और थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना, और इंटरैक्शन का मतलब होता है मेल जोल, है ना, व्यवहार संबंधी, पारस्परिक व्यवहार कह सकते हैं। ड्यूरिंग अ मीडिया इंटरेक्शन, जो मीडिया के साथ मेलजोल हो रही थी, बातचीत हो रही थी, व्हेन आस्क्ड अबाउट हर सन्स डाइवोर्स द एक्ट्रेस थ्रेटन्ड टू वॉक आउट, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जो मेंशन कहां है यहां पर? थ्रेटन, ये डी में, और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। बड़ा ही आसान है। इसमें शब्द आया इंटरेक्शन, पारस्परिक व्यवहार से, थ्रेटन धमकी देने से, वॉकआउट का मतलब है छोड़कर चले जाना, हड़ताल करने के सेंस में। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 32वां। क्या कह रहा है? देखिए क्या, देखिए कह रहा है द ट्रांसपोर्ट ऑफिस हैज डायरेक्टेड, और देखिए हैज प्लस V3 बिल्कुल सही है। इट्स, अब चूंकि ट्रांसपोर्ट ऑफिस सिंगुलर इसलिए इट्स लगा हुआ है। रीजनल ऑफिसर्स टू क्रैक, या जो क्रैक है ना, पता लगाने का सेंस होता है। क्रैक माने पता लगाना, है ना। और ये जो कि whip, whip मतलब होता है तेजी से भागना, है ना। whip का मतलब होता है तेजी से भागना। लेकिन यहां जो ये प्रेपोजिशन यूज है ना, ये गलत है। whip के साथ ऑन का प्रयोग होता है, और ये जो whip ऑन है इसका मतलब होता है तेजी से हाँकना। हाँकने का मतलब ही होता है तेजी से चलाना। कह रहा है द ट्रांसपोर्ट ऑफिस हैज डायरेक्टेड इट्स रीजनल ऑफिसर्स टू क्रैक, पता लगाने के लिए, किस चीज का? द whip ऑफ व्हीकल्स विद फैंसी नंबर प्लेट्स, है ना।
कि वैसा व्हीकल जो कि फैंसी नंबर प्लेट के साथ हो और गाड़ी तेजी से चल रही हो, उसका पता लगाने के लिए यहां जो प्रपोजिशन है वो गलत यूज है और ये मेंशन है यहां whip to सी में, इसलिए जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ध्यान क्या रखना है, whip का मतलब होता है तेजी से भागना, इसके साथ whip on का प्रयोग होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है हाँकना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और फैंसी नंबर प्लेट किसको कहते हैं, वो जो नंबर प्लेट नहीं होता है वो कुछ ऐसे 8055 को कुछ लोग स्टाइल से बॉस की तरह लिख देते हैं ऐसे करके, वो उस तरीके का नंबर प्लेट, या 0007 वाला, या 4 है तो चारों का 1, तो इस तरीके के नंबर प्लेट जो अपने मनचाहे मार्क नंबर को जो है वो खरीदते हैं या रिक्वेस्ट करके, जो भी उसका प्रोसेस है उसको कहते हैं फैंसी नंबर प्लेट। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल देखा जाए, और क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि द इन्फेक्शन इज कॉमनली फाउंड इन पोर्क, पोर्क का मतलब होता है सुअर का मांस, ईटर्स, एंड इज ऑल्सो अ रिजल्ट। देखिए क्या कह रहा है, इन्फेक्शन इज, इसी का बात कह रहा है, इन्फेक्शन एंड इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ, यहां पर क्या हो जाएगा, ऑन नहीं, रिजल्ट ऑफ है ना, रिजल्ट ऑफ अनहाइजेनिक का मतलब होता है अस्वास्थ्यकर, मतलब ऐसा जो हानिकारक हो, हाइजेनिक मतलब होता है स्वास्थ्यप्रद, अनहाइजेनिक का मतलब होता है जो हानिकारक होता है। प्रैक्टिसेस लाइक नॉट क्लीनिंग वेजिटेबल्स प्रॉपर्ली, तब जाकर के बिल्कुल सही हो, क्या होगा, रिजल्ट ऑफ अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस, यहां पर ऑन का गलत प्रयोग किया गया है और इसीलिए इस सवाल का जो आंसर है वो है आपका सी, क्योंकि सी में ऑन प्रपोजिशन को हटाएंगे, उसकी जगह पर प्रयोग करेंगे ऑफ का। पोर्क का मतलब होता है सुअर का मांस, ठीक है, अनहाइजेनिक का मतलब हानिकारक, अस्वास्थ्यकर, प्रैक्टिसेस का मतलब अभ्यास जो हम करते हैं, बाकी तो आप जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो सवाल बताए गए वो सब के सब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और जो वर्ड्स भी मैंने बताए उसमें से कुछ वर्ड्स आपके लिए नए रहे होंगे, और बहरहाल बाकी जो वर्ड्स थे रिवीजन के तौर पर आपके सामने दोहराए जरूर। जो लोग नए हैं उनको बहुत सारे नॉर्म्स यहां पर समझ में आए होंगे, बहुत सारी बातें जो मैंने रखी जो कि पीछे मैं दोहरा चुका हूं। अगर इन सब में आपको कहीं पर कोई त्रुटि, कोई समस्या, कोई दुविधा रही तो नीचे लिख करके सूचित जरूर करें, हम उसका जवाब लेकर के जरूर आपके सामने उपस्थित होंगे। बहरहाल समय है यहां से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। देखिए एरर स्पॉटिंग के सेशन थोड़े बोरिंग होते हैं, बट मैं आपको जाते जाते यही सलाह दूंगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, यहाँ इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपने ये 40-42 सेशन में महसूस किया होगा कि अभ्यास करके इसे निखारा जा सकता है। खैर अब समय है यहाँ से विदा लेने का, घर में रहिए, खुश रहिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में सेट 43 के सभी क्वेश्चन के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से बी के सिंह साइनिंग ऑफ, कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।